Hello students, class 11th accountancy chapter 20 financial statement without adjustment या financial statement excluding adjustment ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने देखा था। बेसिक थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। Stock and investment are examples of option A fixed capital, B floating capital, option C वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी है आपका नन ऑफ दीज। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही है। तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो फिक्स एसेट है? नहीं, फिक्स एसेट तो नहीं है, है? स्टॉक और इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट नहीं है। वो एसेट जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए जो जिस एसेट को हम बनाते हैं या जिस एसेट को परचेज करते हैं वो आपका फिक्स एसेट होता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, है ना, कंप्यूटर, ये सब कुछ जो है आपका फर्नीचर लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट कराता है, ये सारी चीजें। अच्छा, इनटैंजिबल एसेट में भी फिक्स एसेट में भी आपका आ गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल फिक्स एसेट के अंदर आता है। ठीक, तो स्टॉक तो आपका जान रहे हो कि करंट एसेट के अंदर आता है, फिक्स एसेट के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका यहाँ पे नहीं होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जिस कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये लिखते हैं आप। अच्छा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि फिक्स कैपिटल वो पैसा जो हमने फिक्स्ड एसेट को परचेस करने में लगा दिया है लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने के लिए, तो आपका फिक्स कैपिटल यहाँ फिक्स हो गया, फिक्स एसेट को परचेस करने में चला गया। तो फिर बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन भी तो चलाना है। डे टू डे ऑपरेशन कैसे चलेगा? तो वो चलेगा आपका वर्किंग कैपिटल से। जैसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसमें आप क्या करोगे? करंट एसेट यानी वो एसेट जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एसेट जो एक साल में कैश, एक साल के अंदर उसको चुकाना है। तो मान लो कि करंट एसेट आपका 100 रुपए है, जिसमें आपका लिक्विड एसेट क्या आता है, और इसमें से जो एक साल के अंदर लायबिलिटी चुकाना है लगभग लगभग एक साल के अंदर, वो है आपका सपोज दैट 40 रुपीज। तो बताइए वर्किंग कैपिटल क्या निकला आपका? 60 रुपीज, है ना। मतलब ये आपका पैसा लगभग बिजनेस में है जिससे डे टू डे का काम होगा। तो यहाँ होता है कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल का हिस्सा फिलहाल नहीं कहेंगे, क्योंकि करंट एसेट में तो बहुत सारा एसेट आता है आपका, जिसमें आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कुछ आता है। यहाँ पे पूछा है कि स्टॉक, सिर्फ स्टॉक और इन्वेस्टमेंट वो क्या आएगा? तो
वो कौन सा कैपिटल कहलाएगा जिससे हम स्टॉक या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं, वो आपका कहलाएगा फ्लोटिंग कैपिटल। माफ करिएगा, फ्लोटिंग कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जो हम किसी एसेट को परचेस करने में लगाते हैं, लेकिन एसेट के तौर पर बिजनेस में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसको फर्दर बेच देने के लिए। तो उसके लिए जो हम कैपिटल लगाते हैं या कैपिटल रखते हैं या कैपिटल उस स्टॉक वगैरह में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कैपिटल। ठीक है, क्यों? वो एसेट हम परचेस किए, मतलब हम गुड्स परचेस किए, मेरा स्टॉक मेंटेन हो गया, लेकिन गुड्स को क्या करेंगे, जो स्टॉक मेंटेनेंस को क्या करेंगे, तो उसको हम बेचेंगे प्रॉफिट ऐड करके। तो उसमें जो हम कैपिटल फंसा के रखे हैं वो मेरा फ्लोटिंग कैपिटल है। फ्लोट का मतलब वो इधर उधर बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारा चीज हो रहा है, मतलब लगा रहे हैं बेच रहे हैं, लगा रहे हैं बेच रहे हैं, ये सारा काम हम कर रहे हैं, तो ये आपका फ्लोटिंग कैपिटल होगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, फिक्स कैपिटल भी नहीं है स्टॉक का। इसके लिए जो हम कैपिटल या ये जो एग्जांपल है वो फ्लोटिंग कैपिटल का, यानी इसमें हमारा फ्लोटिंग कैपिटल बोलेंगे इन्वेस्ट है, लगा हुआ है ये सबको परचेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म loans are examples of option A, current liabilities, option B, contingent liabilities, option C, fixed liabilities, और D, none of these। कैपिटल हो गया, डिवेंचर हो गया, है ना, या फिर आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये सब कुछ आपका कैश किस टाइप का जो है वो लायबिलिटी के अंदर आता है। देखिए, कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी तो है, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है ना। बाकी बचा आपका डिबेंचर्स और लिखता है लॉन्ग टर्म लोन्स, ये क्या करंट लायबिलिटी है? नहीं, करंट लायबिलिटी तो नहीं। करंट लायबिलिटी में आपका क्या क्या आता है? तो करंट लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा, या फिर बिल्स पेबल आ जाएगा, या फिर आपका बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, या फिर इसमें आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह अगर लिया है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी वो होता है जो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपने डिबेंचर इशू करके मतलब आप एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनर्स के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी के हिसाब से बात कर रहे हैं। और कहता है कि डिबेंचर यानी कंपनी जब अपने फंड का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करती है, शेयर और डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर यानी कंपनी ने लोन लिया है, तो क्या इस लोन को वापस करना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, ऐसा होगा क्या? लोन लिया है तो वापस करना ही पड़ेगा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो ही नहीं सकता है। वैसा लायबिलिटी जो फ्यूचर में अगर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। डिबेंचर होल्डर का पैसा, जिस आपने लोन लिया तो लोन का पैसा तो आपको सर्टेन वापस करना ही करना है, तो ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं हो सकता है। मान लो बैंक से आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल 5 साल के बैंक से लोन लिया है, क्या इस लोन का विद इंटरेस्ट आपको चुकाना नहीं पड़ेगा?
चुकाना पड़ेगा। तो क्या ये कंटीजेंट लायबिलिटी है? क्या ये अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता? कैसे बातें कर रहे हैं आप? ये तो जो है आपका मतलब हम ही कर रहे हैं। कैसी बातें यहाँ पर हो रही है कि भाई देना नहीं पड़ेगा? नहीं, कैसे देना पड़ेगा? एसेट गिरवी रहता है आपका डिवेंचर में जितना भी है। अगर लोन लिया है तो इसमें भी आप एसेट अपना गिरवी रख सकते हो। अगर आप ही लोन लेने जाते हो तो क्या बोलता है, कोई जमीन वगैरह है उसका पेपर दे दीजिए, कल को लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपका जमीन बेच करके हम अपना लोन रिकवर कर लेंगे, है ना? तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। इसके बाद क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी है? तो बिल्कुल ये आपका फिक्स्ड लायबिलिटी है। फिक्स का मतलब जो लायबिलिटी आपको 1 साल के बाद चुकाना है वो आपका फिक्स्ड लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है ना? या फिक्स लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी इसको बोल सकते हैं। ये आपका डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसको हटाते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं यार, बस ध्यान में रखिएगा बात। इसको हम अलग से फुट नोट्स में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं फुट नोट्स में इसको हम अलग से? देखिए, कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसको हम लायबिलिटी का मतलब देना पड़ सकता है और नहीं पड़ सकता है, तो हम फुट नोट्स में से इसको हम दिखाते हैं क्योंकि ये एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हम बैलेंस शीट में दिखा दिए तो मतलब ये एक्चुअल लायबिलिटी है। तो यूजर्स को हमको कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी देना है कि आपका जो है वो एक लायबिलिटी अगर हो सकता है ना, एक लायबिलिटी अगर हो सकता है, ये जानकारी देना है। तो बैलेंस शीट में ना देखो, फुट नोट्स में दे दी जानकारी, ये फुट नोट्स में आपका लिखा हो सकता है। चलिए, अभी फिलहाल जितना पूछ रहा है उतना ही करेंगे। टैक्स पेड at the time of bringing goods inside the city limits is called A. Dock charges, B. Import duty, C. Royalty, और D. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ड्यूटी मतलब यहाँ पे हो गया आपका टैक्स। देखिए, टैक्स पेड किया जाता है जब हम गुड्स को ब्रिंगिंग इनसाइड द सिटी, सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, तो वहां पर आपका जो लगता है वो लगता है आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, यानी चूंगी कर इसको हम बोलते हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में सामान को ले जाते हैं तो जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ का, वो आपका ऑक्ट्रॉय यानी
चूंगी कर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वहां पे वहाँ पे लिया जाता है। ठीक। डॉक चार्जेस क्या होता है? डॉक चार्जेस हो गया आपका, जो आप शिप को मतलब बंदरगाह पे जब वहां पे ले जाते हैं, है ना, और वहां से सामान आपका आना जाना होता है शिप के थ्रू, जहाज के थ्रू, बड़े बड़े, तो वहां पर आप जब गुड्स को भेजते हो या मंगवाते हो तो वहां पर आपको एक चार्ज देना पड़ता है, इसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। जब आप सामान जब व्यापार आपका एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रहा है, तो जब आप सामान इंपोर्ट करते हो तो आपको वहां पर एक टैक्स यानी ड्यूटी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ये हो गया। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में यहाँ पे नहीं कह रहा है, यहाँ हाँ ये कह रहा है आपका कि एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में। तो ये तो समझ आ गया कि जब आप सिप का बिजनेस नहीं करते क्योंकि सामान सिप के थ्रू मंगवाते हैं, तो वहाँ पे डॉक का मतलब हो गया आपके बंदरगाह, तो बंदरगाह का चार्ज देना पड़ता है। इंपोर्ट हो गया आपका जब सामान फॉरेन से मंगा रहे हो, यहाँ पे तो वो नहीं कह रहा है। रॉयल्टी कब हो गया? जब किसी टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट को, इसको काइंड ऑफ रेंट कर सकते हैं, जब हम उसको मतलब वो मेरे नाम पर है लेकिन हम आपको ये अधिकार दिए हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो बदले में हम आपसे एक रेंट लेंगे, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। टैंजिबल या इनटैंजिबल, मान लीजिए मेरे पास अधिकार है कुछ काम करने का, वो अधिकार हमने आपको दे दिया, या मेरे पास कोई एसेट फिक्स एसेट है जिसको मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया, ऑनरशिप नहीं दिया बल्कि इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो बदले में रेंट तो लेंगे, उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक, तो ये भी तो नहीं होगा, एक बोला ब्रिंग करेंगे कि लाएंगे एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो रॉयल्टी आपका यानी नहीं लगता है, ये भी नहीं होगा आपका, है ना, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ट्राई यानी चूंगी कर इसको हम बोलते हैं, ये लगेगा आपका। 6, क्वेश्चन नंबर 6, the financial statements consist of, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, और डी बी एंड सी बोथ। ऐसे लिखिए, बोलिए क्या होगा? अभी मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट वीडियो की शुरुआत नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। बोलिए क्या होता है इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए, इसमें कंसिस्ट ऑफ क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या मिला होता है इसमें, या फिर इसको आप बोलिए फाइनल अकाउंट। इसमें होता है आपका एक, सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पहला इसमें होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, पूरा लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा इसके अंदर होता है बैलेंस शीट, ये होता है। देख लीजिए ऑप्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंस के बारे में बताए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताए, ये फाइनेंशियल आपका एक तरीके से इंफॉर्मेशन है। और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताए, वो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? तो मतलब इस स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे इसमें क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों इंक्लूड होता है, तो बी होगा, बी एंड सी बोथ, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो मेरे बिजनेस के
कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताए मेरे बिजनेस का, वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट का या फिर लॉस का पता चलता है। ये मेरा एक तरह से फाइनेंस के बारे में बताया जा रहा है कि भाई आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, लॉस गवा रहे हो, कितना गवा रहे हो, ये सब कुछ। और बैलेंस शीट बताएगा मेरा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, यानी किसके बारे में बताएगा, तो मेरे बिजनेस के एसेट के बारे में बताएगा और कैपिटल और लायबिलिटीज के बारे में बताएगा। ये कहते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये है आपका फाइनेंशियल पोजीशन, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। प्रॉपर अभी इसको नहीं बनाया है, प्रॉपर आपको हम बताएंगे जब अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो। बैलेंस शीट, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। तो ये दोनों आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनल अकाउंट का हिस्सा होता है। बी होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। choose the correct chronological order of assessment of the following profits from the profit and loss account. Option A, operating profit, B, net profit, C, gross profit, D, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, करेक्ट ऑर्डर क्या है वो पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट और फिर लिखता है नेट प्रॉफिट। करेक्ट ऑर्डर भी हम आपको बताएंगे। सी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर कहता है नेट प्रॉफिट। ऑप्शन डी क्या कहता है, डी कहता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। होता
बोलता है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आप किस किस तरीके से आगे बढ़े। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आप समझें, जनरल में हम लोग भी जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो भी डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया कि सिलसिलेवार ढंग से हमको किस तरीके से सारा चीज निकल कर मेरे सामने आएगा। देखो असेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना उसका सही करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा क्या है, दो चीज है। एक पहला चीज जो है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में से लिखते हैं बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे इसका फॉर्मेट होता है बस हम आपको समझा रहे हैं, जैसा अकाउंट बनाते हैं वैसे ही फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम बनाते हैं, आपका लीजिए थोड़ा सा प्रॉपर वे में बस समझाने के लिए आपको, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा नहीं प्रिपेयर करना है। तो देखिए आपका ये है पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ पर आपका लिखते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स टर्न जो भी आएगा, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आता है 100 रुपये, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, या फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर नहीं लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे तो सीधा लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस समझाने के लिए भी बता रहे हैं, पूरा डिटेल इसका हम बताएंगे बाद में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है मान लो आपका 50 रुपये है, तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया मान लो आपका 50 रुपये, मान लो क्या 50 रुपये अभी के हिसाब से 50 रुपये है। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिख देते हैं इसको। ये हिस्सा ऊपर का जो है ये हिस्सा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब नीचे आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम सबसे पहले, अच्छा ये तो बताएं नहीं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी इनकम और गेन होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या अब लिखिएगा, इनकम साइड में स्टेप क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा आप जितना भी ऑपरेटिंग बिजनेस के ऑपरेशन मेन ऑपरेशन से रिलेटेड जो इनकम है उस पर लिखेंगे ऑपरेटिंग इनकम। मान लो अच्छा इसके पहले तो एक चीज़ हम लिखना ही बोलते हैं, यहाँ आपका बाय ये यहाँ ट्रांसफर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा हटा के इसको साफ साफ कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किए कितना 50 रुपये, और इधर जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लो हुआ या ऑपरेटिंग इनकम जो हुआ वो 150 रुपये हुआ, ठीक। तो टोटल इनकम साइड कितना हो गया आपका 200 रुपये। फिर यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मान लो ये हुआ आपका 100 रुपये, कितना मान लें 100 रुपये। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया था, यहाँ आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम, और यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम से एक्सपेंस घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और कितना आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपया। यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ हो गया 200 रुपया, यहाँ पे हो गया 200 रुपया। ऑपरेटिंग जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किए थे उसी तरह से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीडी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट था 50, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100 रुपये, लिख दिए, कैमरे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो आप बस समझ लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहाँ लिखेंगे जो आपका बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है वो लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस के मेन इनकम से रिलेटेड नहीं है, जैसे गेन ऑन सेल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। अगर रेंट भी रिसीव कर रहे हैं तो वो भी मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है,
तो जितना भी गेन होगा हम वहाँ लिखेंगे। तो मान लो कि आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया 100 रुपये, इसमें से हम क्या आपका लेस करेंगे, इसका लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, है ना, नॉन ऑपरेटिंग आपका एक्सपेंस या लॉस, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा जितना भी बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, है ना, ये सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, जो कि बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये मान लो आपका 50 रुपये, ठीक। तो अब क्या आएगा, अब आएगा आपका नेट प्रॉफिट, 200 में से 50 घट भी आएगा तो कितना होगा नेट प्रॉफिट, 150 रुपये। यही जो नेट प्रॉफिट है ये ऑनर का है, इसी से रिजर्व वगैरह बनता है। तो नेट प्रॉफिट हो गया, ये आएगा, टोटल कर दीजिए, इधर 200 रुपये, इधर भी 200 रुपये, बोलिए आ रहा है कैमरे में, ठीक है। तो 200 रुपये उधर, 200 रुपये। अब स्टेप देखिएगा, देखिएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले, उसके बाद क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, और फिर क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपको चलना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। हो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है, इस ऑर्डर में तो नहीं, इस ऑर्डर में करना है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस ऑर्डर में चलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले जो दिया, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। ऑपरेटिंग फिर दिया है ग्रॉस, फिर नेट, नहीं, पहले ग्रॉस फिर ऑपरेटिंग फिर नेट, ग्रॉस ठीक बोल रहा है, फिर दूसरा बोला ऑपरेटिंग, देखिए ग्रॉस ठीक बोला, दूसरा बोला ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, तीसरा नेट, तीसरा नेट, बिल्कुल सही बोला। ग्रॉस यहाँ बोला, फिर बोला नेट प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग, नहीं ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, क्या सही, सी नंबर, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये आपका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। तो चलिए बात हम लोग को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोगों ने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तब तक एक बार खुद से सारी बातों को समझ लो, देख लो, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछो।